बघेल ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाओं के आज के संस्करण में हम लोग कल सुर्खियों में रहे खबरों की चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में थोड़ा संशोधन किया गया है, घटनाओं के साथ उनके प्रश्न भी बनाए गए हैं, तो आप अंतिम तक बने रहें। और आइए शुरू करते हैं और देखते हैं खबरों को और उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ आप खबर देख रहे होंगे कि सिंगापुर में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के 2 महिला स्वयं सहायता समूह होंगे पुरस्कृत। छत्तीसगढ़ को लघु वन उपज के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलेगा ग्रीट अवार्ड मिलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आप यहाँ देख रहे होंगे तो छत्तीसगढ़ लघु वन उपज व्यापार लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित पहला, इसको छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के नाम से भी जानते हैं। संक्षेप में छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ का पूर्ण नाम है साथियों छत्तीसगढ़ लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के साथ साथ 2 वन धन विकास केंद्र में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह को भी सम्मानित किया जाएगा सिंगापुर में ESG एंड ग्रीट अवार्ड से। ESG एंड ग्रीट अवार्ड से। तो इसमें 2 महिला सहायता समूह हैं और वे 2 महिला स्वयं सहायता समूह कहाँ स्थित हैं, छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित हैं, यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग वे कौन कौन से महिला स्वयं सहायता समूह हैं। तो पहला महिला स्वयं सहायता समूह है बकावंड महिला स्वयं सहायता समूह। दूसरा जो महिला स्वयं सहायता समूह है वह है डोंगा नाला महिला स्वयं सहायता समूह दूसरा वाला है। वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो डोंगा नाला महिला स्वयं सहायता समूह, यह स्वयं सहायता समूह कोरबा में स्थित है। यह बकावंड महिला स्वयं सहायता समूह जगदलपुर बस्तर में स्थित है। जगदलपुर बस्तर में स्थित है साथियों। तो यहाँ पर जो खबर यह है कि छत्तीसगढ़ लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के साथ साथ बकावंड महिला स्वयं सहायता समूह जगदलपुर जिला बस्तर, उसके साथ डोंगा नाला कोरबा महिला स्वयं सहायता समूह, तीनों को एक साथ पुरस्कृत किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो सिंगापुर में किया जाएगा। कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? तो ग्रीट अवार्ड दिया जाएगा। ग्रीट अवार्ड वहां पर ESG वर्ल्ड समिट होने वाला है। तो इस ESG वर्ल्ड समिट में इन महिला स्वयं सहायता समूह के साथ साथ छत्तीसगढ़ लघु वन उपज सहकारी संघ मर्यादित को भी पुरस्कृत किया जाएगा। आइए साथियों, थोड़ा सा हम लोग यहाँ जान लेते हैं लघु वन उपज के बारे में। लघु वन उपज के बारे में जानना जरूरी है। लघु वन उपज
लघु वन उपज क्या होते हैं? ये एक प्रकार के वन उत्पाद हैं। लघु वन उपज क्या है? एक प्रकार का वन उत्पाद है। कहाँ से प्राप्त होता है? वनों से। वनों से विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होता है। विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होता है। तो लघु वन उपज क्या है? एक वन उत्पाद है। कहाँ से प्राप्त होगा? वनों से। वनों में विभिन्न प्रजातियां के वृक्ष होते हैं और उन वृक्षों के फल, फूल, छाल, जड़, पत्तियां, बीज इत्यादि को लघु वन उत्पाद कहा जाता है। तो आप लोग इन तीनों कड़ी को जोड़ेंगे तो लघु वन उपज की परिभाषा हमें प्राप्त हो जाएगी। फल, फूल, छाल, जड़, पत्तियां, बीज इत्यादि के रूप में वनों से विभिन्न प्रजातियों द्वारा प्राप्त वन उत्पाद ही लघु वन उपज कहलाता है। अब ये लघु वन उपज का संग्रहण, एकत्रण, इनका संग्रहण, इनका परिवहन, इनका भंडारण, इनका क्रय विक्रय, ये सभी कौन करेंगे? तो वनों में रहने वाले लोग। तो इन वन उपज का एकत्रण कौन करेगा? संग्रहण, परिवहन, भंडारण, क्रय विक्रय ये कौन करेंगे? तो वनवासी। और वनवासी में बाहुल्य जनसंख्या अनुसूचित जनजाति होती है। तो आदिवासी एवं अन्य वनवासियों का काम है इन लघु वन उपज का एकत्रण करना, संग्रहण करना, परिवहन करना, भंडारण करना, क्रय और विक्रय करना। अभी लेकिन ये जो आदिवासी थे जो वन क्षेत्र में इन लघु वन उपज का संग्रहण करते थे, इनके हितों को नुकसान पहुंच रहा था अनुचित प्रथाओं के कारण। साथ में वनों के स्वास्थ्य को भी वनों का स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा था। तो इसी के लिए साथियों क्या बनाया गया? आप देखेंगे तो इसी के लिए बनाया गया लघु वन उपज संघ बनाया गया। लघु वन उपज संघ बनाया गया। लघु वन उपज संघ बनाया गया। और यह कब बनाया गया था? देखेंगे ये जो छत्तीसगढ़ वाला छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ है, इसकी जड़ जाती है 1984 में। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जब छत्तीसगढ़ था तो वर्ष 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। 1984 में की गई थी। क्यों की गई थी? तो लघु वन उपज संग्रहण करने वाले कौन? आदिवासी, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य रूप से वन क्षेत्र में निवास करती है। आदिवासी एवं अन्य पारंपरिक निवासी के हितों के संरक्षण के लिए लघु वन उपज संघ की स्थापना क्यों की गई? तो आदिवासी के हितों के संरक्षण के लिए जो लघु वन उपज का संग्रहण करते हैं, तो इनके हितों की संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी साथियों? क्योंकि
क्योंकि कुछ समस्याएं थी जो लघु वन उपज को, वन के स्वास्थ्य को और इन आदिवासी के हितों को ताक पे रखा जा रहा था। तो इसका काम क्या था, तो देखेंगे इसका काम क्या करना है। लघु वन उपज संघ का आदिवासी के हितों का संरक्षण करना है साथियों। कैसे करेगा तो उसको भी देख लेते हैं। तो पहले जो वन उपज था उसमें ठेकेदारी प्रथा चलती थी साथियों। ठेकेदारी प्रथा में वन संसाधनों पर अधिकार ठेकेदार जमा लेते थे और वनवासियों को केवल पारिश्रमिक दिया जाता था। जबकि इस संस्था के बाद वो प्रत्यक्ष रूप से वन उपज का संग्रहण करके उसको वन धन विकास केंद्र में जाकर विक्रय कर सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना, ठेकेदारी प्रथा को खत्म करना इस लघु वन उपज का पहला उद्देश्य था। उनको उचित पारिश्रमिक प्रदान करना, जो वन संग्रहण कार्य में लगे हैं उनको उचित पारिश्रमिक प्रदान करना। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो एकत्रण, संग्रहण, पहले एकत्र कर लिए, संग्रहित कर लिए, परिवहन, विपणन, इत्यादि की व्यवस्था करना। तो लघु वन उपज संघ क्या करता है, लघु वन उत्पाद के एकत्रण की व्यवस्था करता है। एकत्रण के लिए वैज्ञानिक पद्धति को, वैज्ञानिक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एकत्रित करने वाले आदिवासियों को प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, परिवहन की व्यवस्था करता है, संग्रहण की व्यवस्था करता है और उनको प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो यह काम है लघु वन उपज संघ का। सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो इस मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज संघ व्यापार एवं विकास सहकारी मर्यादित संघ का विभाजन भी होगा। इसका भी विभाजन हुआ और इसके विभाजन से आप देखेंगे तो इसके विभाजन से साथियों, इसके विभाजन से 30 अक्टूबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ अस्तित्व में आया। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित की स्थापना कब हुई थी, तो 30 अक्टूबर सन 2000 को ध्यान रखिएगा। यही जो मध्य प्रदेश वाला था उसी को विभाजन करके बनाया गया था। राज्य के विभाजन के साथ ही तो जो लघु वन उपज होते हैं, लघु वन उपज क्या है, तो फल, बीज, पत्तियां, छाल, जड़ के रूप में वनों की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त उत्पाद को ही लघु वन उपज कहा जाता है। इनका संग्रहण कौन करते हैं, आदिवासी। लेकिन ठेकेदारी प्रथा, उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने के कारण इनके हितों को ताक पे रखी जा रही थी। तो हितों के संरक्षण के लिए 1984 में मध्य प्रदेश लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित का स्थापना किया गया और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उसका विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित की स्थापना की गई। कब की गई थी, तो 30 अक्टूबर 2000 को। अभी आप इसको देखेंगे साथियों, इसमें देखेंगे तो हम लोगों के लिए कुछ और है, जैसे कि कौन इनको पुरस्कृत कर रहा है, कौन इसको पुरस्कृत करेगा। सिंगापुर गए हैं इन लोग, तो सिंगापुर में कौन इन्हें पुरस्कार देगा और किस क्षेत्र के लिए देगा, ये भी तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। आइए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग तो
कौन अवार्ड प्रदान, इनको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है, देख लेते हैं इनको कौन अवार्ड देगा साथियों। इनको अवार्ड दिया जाएगा, दरअसल सिंगापुर में ESG वर्ल्ड समिट है, ESG वर्ल्ड समिट है, ESG वर्ल्ड समिट है। इस समिट में हमारे यहाँ से गए लघु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ मर्यादित के संचालक और डोंगा नाला महिला स्वयं सहायता समूह, डोंगा नाला महिला स्वयं सहायता समूह की 2 महिलाएं और बकावंड महिला स्वयं सहायता समूह की 2 महिलाएं, इन लोग सिंगापुर गए हैं। सिंगापुर में इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। तो प्रश्न है कौन देगा, तो वहां सिंगापुर में ESG वर्ल्ड समिट है और वहां पर इन लोगों को ग्रीट अवार्ड दिया जाएगा, ग्रीट अवार्ड दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, इन लोग को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा, ग्रीट अवार्ड दिया जाएगा। कहाँ, ESG वर्ल्ड समिट में। यह समिट कहाँ आयोजित हो रही है, तो सिंगापुर में आयोजित हो रही है यह समिट। कहाँ, सिंगापुर में आयोजित हो रही है। तो यहाँ पर जान लेते हैं और किस क्षेत्र में दिया गया है छत्तीसगढ़ को पुरस्कार, उसको भी तो जान लेना जरूरी है। तो कौन सी श्रेणी, तो संधारणीय विकास के लिए दिया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो 17 गोल है, तो इनमें से किस गोल के लिए, तो गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए। ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में कि कौन से वर्ग के लिए दिया गया है पुरस्कार, कौन सा ग्रेट पुरस्कार, तो क्या बताएंगे, संधारणी विकास के लिए। संधारणी विकास में भी किसके लिए, महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन के लिए दिया गया है। आगे देखेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर ESG का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम लोगों को ESG का मतलब भी जान लेना चाहिए। आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। तो ESG का मतलब देख लेते हैं, ESG का मतलब क्या है। और यह जो ESG वर्ल्ड समिट है, हाँ पहले तो ESG का मतलब जान लेते हैं। तो यहाँ पर ES का मतलब है इन्वायरमेंट, और यहाँ पर S फॉर है सोशल और G फॉर है गवर्नेंस और प्रैक्टिस। यह समिट पर्यावरण, सामाजिक मुद्दे और प्रशासन से संबंधित व्यवहारों पर चर्चा करती है। ठीक, इस पर चर्चा की जाती है इस समिट में, और यह इस ESG का फुल फॉर्म है। E फॉर इन्वायरमेंट है, S फॉर सोशल है, G फॉर गवर्नेंस है। अभी यहाँ ग्रीट का भी फुल फॉर्म है, ग्रीट का भी फुल फॉर्म है, तो इसको आप देख लेंगे। यहाँ पर G फॉर है यहाँ पर ग्रोथ, G फॉर है ग्रोथ, और R फॉर है रेजिलेंस, R फॉर है रेजिलेंस, और I फॉर है इंटेंशन, I फॉर है इंटेंशन, और I फॉर है, और ये T को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया है, इनोवेशन। तो ध्यान रखेंगे ये ग्रीट अवार्ड दिया जाएगा छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ और 2 महिला स्वयं सहायता समूह को। कहाँ दिया जाएगा, तो सिंगापुर में दिया जाएगा। स्थान भी आप याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इस घटने का विश्लेषण आपको पता होना चाहिए। तो आज आप सीखे हैं क्या, लघु वन उपज क्या है, फल फूल बीज पत्तियां छाल जड़ के रूप में वन प्रजातियों से प्राप्त उत्पाद को वन उत्पाद कहा जाता है। इसको लिख लीजिए। आगे वन उत्पाद आप तो जानते होंगे, वन उत्पाद
आप जानते होंगे, आप लोग अपने दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं वन उत्पाद के बारे में। कौन कौन से कुछ उदाहरण? तेंदुपत्ता। क्या? तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता का वैज्ञानिक नाम डियोस्पियरोस मिलेनो जाइलम, DIOSPYROS। तेंदुपत्ता देखो, अभी परिभाषा में पढ़े थे कि फल, फूल, बीज, पत्ती के रूप में वन प्रजातियों से प्राप्त उत्पादों को लघु वन उपज कहा जाता है। तो देखो यह पत्ती के रूप में है। आगे आप महुआ बीज एवं महुआ फूल का भी क्रय और विक्रय किया जाता है वन धन विकास केंद्र में। लघु वन उपज संघ का मुख्य काम है क्रय करना। क्या काम उसका? क्रय करना। तो ये भी ध्यान रखेंगे। महुआ का वैज्ञानिक नाम है मधुका। इसका देखेंगे तो इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका। और भी आप बता सकते हैं, इमली हो सकता है, चिरौंजी हो सकता है। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ ने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाते हुए केवल वन उत्पादों के क्रय और विक्रय तक संग्रहण, एकत्रण, परिवहन तक सीमित न रह के वन धन विकास केंद्रों में प्राप्त वन उत्पादों से अन्य उत्पाद भी तैयार कर रही है, जिसको कहा जाता है वन उत्पाद प्रसंस्करण। तो जो महिला स्वयं सहायता समूह है, जो डोंगा नाला महिला स्वयं सहायता समूह और दूसरा कौन सा? डोंगा नाला पहला है और जो दूसरा है आप देख रहे हैं बकावंड महिला स्वयं सहायता समूह, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है वन उत्पाद के प्रसंस्करण में। यानी वन उत्पाद से कोई नया खाद्य वस्तु का निर्माण करना या वन उत्पाद से औषधि का निर्माण करना। तो ये जो बकावंड महिला स्वयं सहायता समूह है वो काजू तैयार करती है, काजू को प्रोसेस्ड करके निर्यात करती है और देश के अन्य भागों में उसको एक्सपोर्ट करती है। तो ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित का कार्य क्या है? क्रय, विक्रय, संग्रहण, एकत्रण, परिवहन और साथ में वन उत्पाद प्रसंस्करण। आइए एक चीज और छूटा है उसको देख लेते हैं। ये जो छत्तीसगढ़ संक्षेप में लिख देते हैं, संक्षेप में पूरा नाम, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कभी आपके साथ गेम हो सकता है। अगर पूरा नाम आ गया तो तब आप सोचेंगे यह क्या है, तो उसके लिए आप तैयार रहेंगे, ध्यान रखना है। तो यह जो छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ है, यह 3 संरचना में त्रिस्तरीय संरचना में कार्य करता है। 3 टायर इसका स्ट्रक्चर है साथियों, 3 टायर। एक तो राज्य में एक यही होगा छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ, ये तो एक ही होगा पूरे छत्तीसगढ़। और हर जिले में जिला लघु वन उपज सहकारी संघ, और जो सबसे जमीनी स्तर पर काम करता है वह है प्राथमिक वन उपज सहकारी समिति। इन्हीं स्ट्रक्चर के माध्यम से वह आदिवासियों के हितों का संरक्षण करती है। यही तो उद्देश्य था, इसी उद्देश्य से तो स्थापना की गई थी। तो इस त्रिस्तरीय संरचना के माध्यम से वह जनजातियों के, वन निवासियों के हितों का संरक्षण करता है। इसकी संख्या है 902।
इसकी संख्या है 902 और इसकी संख्या है 31। 31 जिला लघु वन उपज सहकारी संघ है और प्राथमिक वन उपज सहकारी समिति की संख्या 902 है। 902 ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। किताबों और 36 इसके वेबसाइट से भी सावधान रहिएगा, कहीं 915 है तो कहीं 901 है, लेकिन मैं आपको 2021 की रिपोर्ट बता रहा हूं जो इसने सबमिट किया है सरकार को, उसके अनुसार 902 प्राथमिक वन उपज सहकारी समिति है। और ये समिति कहाँ काम करती है तो वन धन विकास केंद्र में काम करती हैं। वन धन विकास केंद्र, इसी केंद्र में एकत्रण, संग्रहण, क्रय विक्रय और वन उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाता है। तो इन सबको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। कई प्रश्न आपकी परीक्षा में यहाँ से हल होंगे, इसके लिए आप तैयार रहिएंगे। आइए इससे जुड़ी हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। ये जानकारी है आपका, आप लिख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ मर्यादित का यह जानकारी है। कब बना? 30 अक्टूबर सन 2000 को बना। हाँ, अभी यहाँ देख रहे हैं त्रिस्तरीय संरचना है, यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये 3 स्तरीय संरचना है। इसकी संख्या को आप ध्यान में रखेंगे। हाँ, आगे चलते हैं और प्रश्न को हल कर लेते हैं। ये देखिए प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ सरकार को किस संस्था को, छत्तीसगढ़ सरकार के, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार के किस संस्था को सिंगापुर में पुरस्कार प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। यह तो धान की खरीदी करता है, कोदो कुटकी की खरीदी करता है, इसका वन उपज से कोई लेना देना ही नहीं है। आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, ये तो फॉरेस्ट्री का काम करता है, ये तो वानिकी का काम करेगा, इसको भी किनारे करो पहली फुर्सत में। आगे क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, डिस्कॉम रीढ़ में चल रहे हैं, बिजली बिल ही लोग नहीं देते हैं, तो ये तो बाहर ही करो। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बच गया क्या? थोड़ा सा साथियों यहाँ पर गड़बड़ी हो गया है ऑप्शन में, यहाँ दिया नहीं गया है आपका क्या, छत्तीसगढ़ लघु वन उपज संघ के बारे में। तो सही ऑप्शन इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सहकारी बैंक है और ये विद्युत वितरण लिमिटेड है, और ये देख रहे होंगे तो सहकारी विपणन संघ है, यह तो धान उपार्जन का काम करता है, यह वानिकी का काम करता है, यह धान उपार्जन का काम करता है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, यह विद्युत वितरण का काम करता है, ये तो सहकारी बैंक है, और ये देख रहे हैं यह वानिकी का काम करता है। तो इसका सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ मर्यादित। ये चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं, जो दूसरा खबर है देखेंगे तो राज्य में समर्थन मूल्य पर होगी अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। क्या क्या? अरहर, उड़द और मूंग, इसकी खरीदी होगी। सरकार ने घोषणा की है, किस पर होगी? एमएसपी मूल्य पर होगी। कितना कितना एमएसपी मूल्य है वो भी तो हम लोगों को जान लेना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं अरहर और उड़द का मूल्य 6600 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि ये जो आप देख रहे हैं मूंग का 7755 रुपये प्रति क्विंटल है। सरकार इतने मूल्य में खरीदी करेगी, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले अरहर, उड़द और मूंग की खरीदी नहीं होती थी। छत्तीसगढ़ में धान,
कोदो, कुटकी, रागी की ही बस एमएसपी पर खरीदी होती थी। कि आप लोग किताब में पढ़े होंगे इनके मूल्य को लेकर पहले भी, लेकिन वो केंद्र सरकार जारी कर देती थी, खरीदी नहीं होती थी। तो अब धान के, कोदो, कुटकी, रागी के साथ साथ अब अरहर, उड़द और मूंग, धान के साथ साथ अब अरहर, उड़द, मूंग की खेती की जाती। धान के साथ साथ कोदो, कुटकी, रागी की तो उपार्जन सरकार करती ही थी, अब साथ में जो घोषणा हुई है उसके अनुसार अरहर, उड़द और मूंग की भी खरीदी की जाएगी। अरहर की जो खरीदी होगी वो मार्च से मई के बीच में होगी, जबकि उड़द की खेती, उड़द और मूंग की खरीदी यह अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में चलेगी। और इनकी खरीदी कौन करेगा? धान, कोदो, कुटकी, रागी और घोषणा के अनुसार अरहर, उड़द, मूंग का उपार्जन सरकार की कौन सी संस्था करती है साथियों, ये भी तो जानने की जरूरत है ना। तो आइए उस संस्था को देखते हैं। तो उस संस्था का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, जिसको संक्षेप में मार्क फेड के नाम से जाने जाते, जिसको सामान्य तौर पर या संक्षेप में मार्क फेड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ मार्क क्या है? तो विपणन का अंग्रेजी होता है मार्केटिंग, विपणन का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होता है मार्केटिंग, और यहाँ जो फेड है इसका मतलब है फेडरेशन, और फेडरेशन अंग्रेजी शब्द है संघ का। तो इसीलिए यहाँ से मार्क और यहाँ से फेड दोनों को मिला के मार्क फेड कह दिया जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ। आप लोग शंका में मत जाइएगा, कई सहकारी संघ है छत्तीसगढ़ में, जैसे एक मार्कफेड हो गया, और अभी हम लोगों ने ठीक इससे पहले देखा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित। तो ये दोनों अलग अलग हैं। वो लघु वन उपज का क्रय विक्रय, संग्रहण, एकत्रण, परिवहन और वन और प्रसंस्करण का कार्य करता है, जबकि यह सहकारी संघ धान के साथ साथ कोदो, कुटकी, रागी और अब अरहर, उड़द और मूंग की उपार्जन करेगा। कीमत हम लोगों ने देख लिया है, और तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31/10 सन 2000 को राज्य निर्माण के समय। तारीख क्या है? 31 है। माह क्या है? देख रहे हैं 10वां महीना। वर्ष क्या है? 2000। राज्य निर्माण का समय है ये। लेकिन 30 तारीख को इसके ठीक एक दिन पहले, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ की भी स्थापना हुई थी। तो दोनों की तारीख को लेकर आप शंका में नहीं आना, उसको आप अच्छे से अपने मन में, अपने मस्तिष्क में स्पष्ट कर लीजिएगा। आइए इससे संबंधित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ जानकारी है, इसको भी आप देख लें कि ये लिखा हुआ है, आपका यही हेडलाइन था, इसी को लेकर मैंने इस घटना को लिया है। ये देख रहे हैं अरहर, उड़द और मूंग 2022-23 से शुरू हो जाएगा। अक्टूबर और दिसंबर तक उड़द और मूंग का किया जाएगा, अरहर का बाद में किया जाएगा। अभी देख रहे होंगे तो ये लिखा हुआ है अक्टूबर से दिसंबर तक उड़द और मूंग का, और जबकि अरहर का कब से किया जाएगा? मार्च से लेकर मई तक। देख रहे हैं, देखते ही रहिए। आगे देख रहे होंगे तो इसके लिए 25 सबसे पहले ये 25 कृषि उपज मंडियों के जरिए ही किया जाएगा, और फिर 25 में इसकी समीक्षा की जाएगी, क्या सुधार किया जाए, क्या परिवर्तन किया जाए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, फिर इसका विस्तार किया जाएगा। ये देख रहे हैं 25 को चिन्हांकित किया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसीलिए इधर लिखा हूं ताकि आप लोग उसको नोट कर सकें। आगे देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ जानकारी है
यहाँ पे कुछ जानकारी थी, अच्छे से वो नहीं हो रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं। यहाँ पर जानकारी थी कि इस वर्ष कितना कितना लक्ष्य है, रकबा, अरहर का रकबा कितना है, उड़द का रकबा कितना है, मूंग का रकबा कितना है। तो इन तीनों में सबसे अधिक रकबा था उड़द का, लेकिन उत्पादन के लक्ष्य में अरहर का उत्पादन ज़्यादा था, जिसको भी लेके हम लोग आगे बात करते रहेंगे जैसे जैसे खबर आएगी। आइए इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए जानकारी यहाँ पर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि खरीफ सीजन 2022 में जो लक्ष्य रखा गया है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे होंगे तो 1,40,000 हेक्टेयर में कौन है, 1,40,000 हेक्टेयर में अभी आप देख रहे होंगे तो अरहर है। 1,40,000 हेक्टेयर में अरहर है, 22,000 हेक्टेयर में मूंग है, 1,75,000 में उड़द है। उड़द सबसे अधिक है उसका क्षेत्र, लेकिन उत्पादन को देखिए, अरहर 94,000, 12,100 क्या मूंग, 70,000 क्या उड़द। तो कौन सा ज़्यादा है, अरहर ज़्यादा है। तो यहाँ पर अंतर करते रहिएगा, ये भी आंकड़े परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस फसल उत्पाद की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की गई है। तो देखिए तिवरा, ये गलत है, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो तिवरा है यहाँ पर गलत। सरसों, ये तो पूरे यहाँ पर तिलहन है, तिलहन की खरीदी होती ही नहीं है। आगे देखेंगे तो उड़द, अरहर, मूंग, तो यही क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो इसको लेकर आप ध्यान देंगे। आइए चलते हैं अगली खबर की ओर। हमारी जो अगली खबर है, विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता देने के लिए, विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता देने के लिए जताया गया है आभार। किसमें प्राथमिकता दी जाएगी, वर्ग 3 और वर्ग 4 में। वर्ग 3 और वर्ग 4 के शासकीय नौकरियों में विशेष पिछड़ी जनजातियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं, 7 हैं। 5 कहाँ, केंद्र सरकार वाले, केंद्र सरकार द्वारा घोषित। 2 कौन, राज्य सरकार। केंद्र के 5 कौन कौन से हैं, केंद्र के 5 कौन कौन से हैं, केंद्र के 5 अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो विशेष पिछड़ी जनजातियों को वर्ग 3 और वर्ग 4 के शासकीय नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है। तो कितने हैं, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 5 हैं और राज्य सरकार द्वारा घोषित 2 हैं। 5 कौन कौन से हैं, सबसे पहले उत्तर से दक्षिण उतर जाइए, छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग से बस्तर संभाग आ जाइए, आपको उत्तर अपना मिल जाएगा। तो कौन कौन से, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा। अब चलते हैं मैकाल। मैकाल में कौन मिलेगा हमको, बैगा मिलेगा। आगे नीचे, रायपुर के नीचे कमार, गरियाबंद चलेंगे और नीचे कहाँ आ जाएंगे, बीजापुर, नारायणपुर। तो हम लोग को क्या मिलेंगे, अबुझमाड़िया। और 2 कौन से जो राज्य सरकार ने घोषित किया है, एक तो हो गए कौन, पंडो और भूंजिया। तो ये 7 हैं, इन 7 को वर्ग 3 और वर्ग 4 के शासकीय नौकरियों में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। तो इस खबर को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, परीक्षा में आएगा तब आप बनाने के हकदार होंगे। प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासकीय नौकरी के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्राथमिकता प्रदान की गई है। निम्न में कौन जनजाति वर्ग इस लाभार्थी श्रेणी में नहीं आएंगे। तो आप देख रहे हैं, बिरहोर आएगा, पहाड़ी कोरवा भी आएगा, अबुझमाड़िया भी आएगा, उरांव नहीं आएंगे। सबसे शिक्षित जनजाति है उरांव। चलिए, ये भी प्रश्न आप अगर पढ़ेंगे तो बना लेंगे। आइए देखते हैं, यह एक खबर है। मां बमलेश्वरी
के पहाड़ों को बादलों ने ढक लिया, बादलों ने ही ढक लिया। देख रहे हैं, बादलों ने ढक लिया। डोंगरगढ़ आसपास येलो अलर्ट, येलो अलर्ट, ये आपके लिए पॉइंट है, येलो अलर्ट पॉइंट है आपका। तो ये देखिए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा वीप ग्योर, ये है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होता है, उसको विजिबल लाइट कहते हैं। तो विजिबल लाइट के राइट वाले हिस्से को चारों को पकड़िए आप। इस चारों को पकड़ेंगे तो आएगा GYOR। यहाँ G फॉर क्या है, ग्रीन है, और Y फॉर येलो है, और O फॉर ऑरेंज है। इसे कभी कभी अंबर भी कहते हैं। आगे आप देखेंगे तो रेड है, तो ये ग्रीन है, तो ग्रीन का मतलब होता है नो वार्निंग, नो वार्निंग, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ग्रीन अगर अलर्ट है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप छम छम बारिश में जाकर नाच भी सकते हैं, नाव भी चला सकते हैं, परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ में क्या है, येलो अलर्ट, येलो अलर्ट जारी हो गया तो आपको अपडेटेड रहना है। कभी भी मौसम में परिवर्तन हो सकता है, बी अपडेटेड, बी अपडेटेड रहना है आपको। कभी भी मौसम में बदलाव हो सकता है, जानकारी लेते रहना है। ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया। अगर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डोंगरगढ़ वालों को तैयार रहिएगा, मौसम में बदलाव हो सकता है, कभी भी मूसलाधार बारिश हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है, ध्यान रखेंगे। और ऑरेंज का मतलब क्या है कि आप बी अलर्ट हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, आने ही वाला है चरम मौसमी घटना। या फिर आप तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड, बी अलर्ट या बी प्रिपेयर्ड। और अगर रेड अलर्ट जारी हो गया तो फिर उस जगह को छोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुरंत पहली फुर्सत में वहां से निकल जाइए। अगर आप नहीं निकलते हैं तो आपको अपने जान गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर रेड अलर्ट है तो वहां आपदा आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो रेड अलर्ट का मतलब है एक्शन तो ले ही लीजिए, टेक एक्शन ले लीजिए। तो ग्रीन का मतलब होता है ऑल इज वेल, नो वार्निंग। येलो का मतलब होता है अपडेट करते रहिए अपने आप को, कभी भी मौसम में परिवर्तन हो सकता है। और ऑरेंज का मतलब है आने वाला ही है, आने वाला है। और रेड अलर्ट तुरंत निकलिए। ऑरेंज में ही ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ, खाना पीना, तेल, साबुन, टॉर्च, जो भी आवश्यक चीजें हैं लेकर रख लीजिए, कभी भी रेड अलर्ट जारी हो सकता है। और जैसे ही रेड अलर्ट जारी हुआ, सामान रखिए और दौड़ लगाइए और सुरक्षित जगह पर पहुंचिए आप। तो ये था, यहाँ से हम लोग अपने लिए परीक्षा की दृष्टि से कुछ निकाल लिए। आगे चलते हैं और इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो ये प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट को सामान्य, ये सामना हो गया है यहाँ पर, ये सामान्य होगा, सामान्य रूप में जाना जाता है। नो वार्निंग, ये तो ग्रीन सिग्नल है, ये तो ग्रीन अलर्ट है। बी अपडेटेड, येलो अलर्ट। बी अलर्ट मतलब क्या, ऑरेंज। और रेड में क्या होता है, टेक एक्शन। और किसका पूछा है, रेड का। तो सही उत्तर होना चाहिए क्या, चौथा। बन जाना चाहिए प्रश्न, कोई परेशानी नहीं, बहुत ही सरल है, सामान्य सा प्रश्न है। मोर महापौर, और अगली खबर है, मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम, मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम। यह कार्यक्रम रायपुर नगर निगम में चलाया जा रहा है। क्या है इस कार्यक्रम में, क्या करते हैं इस कार्यक्रम में? यह कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं है। वास्तव में स्थानीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, पार्षद और महापौर, और उनके साथ उनके अधिकारी, सचिव हो गए या फिर जो अन्य पदाधिकारी हैं,
वो लोगों के घर तक जाते हैं, लोगों के वार्ड तक जाते हैं और उनका जाति, आय, विवाह, जन्म, मृत्यु, पानी, नाली इत्यादि। वहां जाते हैं जनप्रतिनिधि, पार्षद और विधायक हर वार्ड में, और जाति प्रमाण पत्र से संबंधित समस्या, आय प्रमाण पत्र से संबंधित समस्या, विवाह का पंजीयन, जन्म सर्टिफिकेट, मृत्यु सर्टिफिकेट, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इन सब का निराकरण करते हैं। यानी कि सरकार तक लोग नहीं आते, सरकार ही पहुंच रही है कहां? जनता के पास। सरकार और भी पहुंचती है जनता के पास, लेकिन वो आभासी माध्यम है। ऑनलाइन के जरिए आप जाति प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन है, आभासी नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सरकार जा रही है जनता के पास। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है तर्क, सामान्य तर्क से, अगर 5 मिनट में जाति प्रमाण पत्र का काम हो सकता है, पानी का, नाले का काम हो सकता है, 1 दिन में हो सकता है, 1 दिन में ही सारा निराकरण किया जा रहा है, तो फिर क्यों जनता को 15 से 20 दिन तक लिया जाता है इन कामों को करने में? सामान्य तौर पर जब आप जाके आवेदन जमा करेंगे तो जाति प्रमाण पत्र बनने में आपको काफी समय लग जाता है, लेकिन जब ये जनप्रतिनिधि दौरा कर रहे हैं तो उसको कैसे 1 दिन में बना कर दे रहे हैं? तो ये आप लोगों को सोचना चाहिए, सवाल करना चाहिए अपने जनप्रतिनिधियों से। तो ये आपको यहां से प्रश्न क्या आएगा? मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम कौन से नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है और कब से कब तक? 27 जून से 5 अगस्त तक यह कार्यक्रम चल रहा है। कौन चला रहा है? तो रायपुर नगर निगम। 14 नगर निगम है तो 14 में से रायपुर नगर निगम। आइए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम किस नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है? रिसाली नहीं, कोरबा नहीं, चिरमिरी नहीं, कहाँ? रायपुर है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं। आगे कल के एपिसोड में हम लोग फिर से मिलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों पर चर्चा करेंगे।